आज का टॉपिक है नीति आयोग। पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी जो है प्लानिंग कमीशंस को डिटेल में कर चुके हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। हम लोग सब जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब गवर्नमेंट ने जो है प्लानिंग कमीशंस को अडॉप्ट किया था, बट 2015 में जो है जब एनडीए गवर्नमेंट आया तो प्लानिंग कमीशंस को हटा के जो है सरकार ने नीति आयोग को अडॉप्ट किया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द इंस्टीट्यूशन विल सर्व एज अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों जो है गवर्नमेंट ने इस इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट किया? क्योंकि जो है इसको हम लोग बोलते हैं थिंक टैंक। अब कैसे हम लोग क्यों इसको थिंक टैंक बोलते हैं, आपको बाद में जो है सारा क्लियर हो जाएगा कि थिंक टैंक क्यों नीति आयोग है। Directional and policy dynamo. Niti Aayog will provide the government at the central and the state level with relevant strategies and technical advice across the spectrum of key element of the policies. This includes the matter of the national international importance on the economic front of this. Okay, so नीति आयोग जो है एक गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करता है सेंटर पे भी और स्टेट लेवल पे ही, ठीक है, ताकि जो है हमारा कॉपरेशंस बना रहे और उसके साथ साथ जो है हमारे टेक्निकल एडवाइसेस को भी जो है शेयर करता है। कोई भी स्ट्रेटेजिक अगर डिसीजंस हो नेशनल लेवल पे तो उसको स्टेट लेवल तक जो है शेयर किया जाता है, ठीक है। तो टेक्निकल एडवाइस हो गया और दूसरा क्या हो गया? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हो गया। तो इसीलिए जो है नीति आयोग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है आज के टाइम में। द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम विद इन द कंट्री एज वेल एज फ्रॉम द नेशंस, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस माना जाता है हमारी कंट्री पे। द इन्फ्यूजन्स ऑफ न्यू पॉलिसी आइडियाज़ एंड स्पेसिफिक इशूज़ बेस्ट सपोर्ट। अगर कोई भी सरकार को अगर कोई भी पॉलिसीज़ बनाना है तो सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, बॉटम टू टॉप। पहले क्या था? प्लानिंग कमीशंस पे अगर कोई भी सरकार अगर नीति या फिर पॉलिसी स्कीम अगर सरकार बनाती थी तो सेंट्रल से ग्राउंड लेवल तक जाता था। लेकिन प्लानिंग कमीशंस का काम क्या होगा? नहीं, पहले वो ग्राउंड लेवल पे देखेगा, उसके बाद जो है सेंटर पे जाएगा। तो यही जो हमारे लिए एक प्लस जो है बेनिफिट है। अब इसके कंपोजिशंस को देखते हैं कि नीति आयोग विल हैव अ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन जो है नीति आयोग का कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और उसके साथ साथ जो है एक वाइस चेयरमैन भी होता है, एक जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी होता है, 5 जो है फुल टाइम मेंबर और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होता है। और उसके अलावा जो है 7 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स भी होते हैं जो कि कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा 5 ईयर प्लान्स था, इस 5 ईयर प्लान्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान में कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो है गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था और क्यों किया था। तो जो हमारी फर्स्ट प्लानिंग कमीशंस था, फर्स्ट प्लान जो है हम लोग उसको जो 1951 से 56 तक था और उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चर्स था, प्राइस स्टेबिलिटी पे था, पावर पे था और ट्रांसपोर्ट पे था, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ पहला जब प्लानिंग कमीशंस लाया गया था सरकार के द्वारा 1951 से लेकर 56 तक चला और उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है एग्रीकल्चर्स था। एग्रीकल्चर ही क्यों? क्योंकि जो है जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन का जो कब्जा था वो तो ब्रिटिश चले गए, लेकिन हमारे देश में कुछ बचा नहीं, ओनली लैंड ही जो है बचा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि एग्रीकल्चर्स पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाए और उसी से हमारा प्राइस स्टेबिलिटी जो है बना रहेगा। और तीसरा उन्होंने पावर पे फोकस किया। चौथा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को जो है इम्प्रूव किया जाए। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है फोकस ऑन टू स्टिमुलेट बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये किस पे बेस्ड था? बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बेस्ड था, वाइल करेक्टिंग इम्बैलेंसेस कॉज्ड बाय द वर्ल्ड वॉर 2 एंड द पैरिशंस विद द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो काफ़ी तहस नहस जो हमारे नेशंस पे देखने को हुआ था, तो इसके कारण जो है सरकार ने इन चीज़ों पे जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है किस पे बेस्ड था? हरोड-डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, जो कि कैपिटल इंटेंसिव के बारे में बताता है कि नेशंस पे जो है कैपिटल इंटेंसिव पे ज़्यादा फोकस किया जाए। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से लेकर 61 तक चला, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो मेजर ऑब्जेक्टिव था हमारा प्लान का वो क्या था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशंस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उसको जो प्रमोट किया जाए, ग्रोथ किया जाए। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो बेस्ड किस पे था? मालानोबिस मॉडल, ठीक है, क्योंकि मालानोबिस मॉडल जो है सपोर्ट करता था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशंस हो इकोनॉमी पे। इट टारगेटेड एट 25% इंक्रीज इन नेशनल इनकम थ्रू अ रैपिड
इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उन्होंने जो एक टारगेट को सेटअप किया कि अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हमारे नेशंस पे होगा तो कहीं ना कहीं 25% जो हमारे नेशनल इनकम जो हमारी जीडीपी होती है उस पर 25% का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो एक्चुअल अचीवमेंट वाज ओनली 20%। लेकिन जब सेकंड 5 ईयर प्लान में जब प्लानिंग कमीशन जब अडॉप्ट किया था मालानोबिस मॉडल को, तो ओनली 20% ही जो है ग्रोथ रेट हुआ हमारे इकोनॉमी पे। और इसका गोल जो है ऑफ स्टेबलाइजिंग द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, और इसका जो गोल था कहीं ना कहीं एक सोशलिस्ट जो है पैटर्न का था। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब हो गया जैसे इंडिया क्या है, सोशलिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेक्टर्स जो है यहाँ पे वर्क करता है, कैपिटलिस्ट भी और कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी। ओके, so the rapid industrializations with a particular emphasis on development of basic and heavy industries। जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ये मालानोबिस के द्वारा जो दिया गया हुआ था, उन्होंने कहा था कि बेसिक जितने भी हमारे बेसिक इंडस्ट्रीज़ है और जितने भी हमारे हैवी इंडस्ट्रीज़ है इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। लार्ज इंडस्ट्रीज़ हो गया, जैसे स्टील प्लांट हो गया, कहाँ पे है, दुर्गापुर में है, भिलाई में है, राउरकेला में है, वेर सेटअप, जो इसको जो सेटअप किया जाना चाहिए। लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है, लोकोमोटिव फैक्ट्री पे, कोच फैक्ट्री पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ है जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। अगर हैवी इंडस्ट्रीज़ पर हम फोकस करते हैं तो हमारा नेशनल इनकम जो है 25% तक बढ़ सकता है। ये जो है मालानोबिस मॉडल बेस्ड था किस पे, सेकंड 5 ईयर प्लान पे। अब हम देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि चला 1961 से लेकर 66 तक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सेल्फ रिलायंट सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ हो हमारे नेशंस पे, जो क्या सेल्फ सस्टेनिंग हो। इम्फेसाइज ऑन अ बेसिक इंडस्ट्रीज़, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा इम्फेसाइज किस पे किया था कि बेसिक इंडस्ट्रीज़ जो है कंटिन्यूड हो, मतलब बेसिक इंडस्ट्रीज़ का जो प्रमोशंस वो कंटिन्यूड रहे। और उसके साथ साथ जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो गए, एलाइड सेक्टर्स हो गए, एलाइड सेक्टर्स का मतलब हो गया कि इरिगेशंस हो गया, पावर हो गया, वेर एलोकेटेड 35% ऑफ आउटले। ठीक है, तो इन चीज़ों पे जो है सरकार को फोकस करनी चाहिए। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट को तैयार किया था और इसके माध्यम से जो है उन्होंने थर्ड 5 ईयर प्लान को मेंशंस किया था, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सेल्फ सस्टेन ग्रोथ हो हमारी इकोनॉमी पे। क्यों सेल्फ सस्टेनिंग हो, क्योंकि चाइना वार, हम लोग सब जानते हैं कि चाइना वार जो 1962 में हुआ था और नेहरू साहब का डेथ जो है 1964 में हुआ था और पाकिस्तान का जो है 1965 में। तो तीन जो है लगातार इवेंट जो कि डेंजरस इवेंट जो हमारे नेशंस पे हुआ था। और उसके साथ साथ जो शास्त्री साहब का भी डेथ 1966 में, फिर मेजर ड्रॉट जो है, जो अकाल जो पड़ गया था 1965-66 के टाइम में, जहाँ पे फूड की जो किल्लत हो गया था, आदमी को जो है भोजन नहीं मिल पा रहा था। तो इसी के कारण को जो देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने जो है एक्शंस लिया कि सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ होना चाहिए हमारे इकोनॉमी में। मैरिड द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, और ये जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए एनी हाउ, हम लोगों को सेल्फ सस्टेनिंग जो है ग्रोथ बनना है। तो ग्रोथ रेट ऑफ ओनली 2.2% अचीव एज अगेंस्ट टारगेट 5%। लेकिन सरकार ने तो सोच के रखा था कि 5% जो है टारगेट उन्होंने बना के रखा था, लेकिन ओनली जो है 2% ही अचीव हुआ। क्यों 2% अचीव हुआ? क्योंकि इन सब मेजर कारणों के 1965 पाकिस्तान वार, नेहरू डेथ, चाइना वार, शास्त्री डेथ, ठीक है, मेजर ड्रॉट, तो इन सब का कारणों की वजह से जो हमारी फूड की जो प्रोडक्शन है वो घट गई। और फूड के प्रोडक्शंस के घटने के कारण जो है हमारे नेशंस पे एक अकाल, जिसे हम लोग ड्रॉट बोला जाता है। ठीक है, तो यही जो है थर्ड प्लान था। ठीक, थर्ड प्लान 1961 से 66 तक था। फिर 66 से लेकर 69 तक जो है हॉलीडे प्लान, मतलब कि 66 से 69 तक, ठीक है, इन साल तो 66, 68, 69 3 साल में जो है कोई प्लान तैयार नहीं हुआ। इन्हीं यही मेन कारण था। तो 3 साल जब 1966 टू 69 में कोई प्लान तैयार नहीं हुआ, तो इन्हीं प्लान को हम लोग बोला था हॉलीडे प्लान, जिसमें कोई प्लान नहीं था सरकार के द्वारा। आफ्टर द डिजास्ट्रस एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड प्लान, जो थर्ड प्लान का जो डिजास्ट्रस एक्शन जो हम लोगों को देखने को मिला, प्लान हॉलीडे वाज डिक्लेयर फॉर द 3 years। तो प्लान हॉलीडे जो है सरकार की तरफ से जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया गया कि 3 साल जो है कोई प्लान नहीं होगी। ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वर मोबिलाइज्ड फॉर बिल्डिंग अ बफर स्टॉक। जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे नेशंस पे
उसको सारे रिसोर्सेज को लगा दिया कि बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। एंड स्टिपिंग अप द फूड प्रोडक्शंस पे जो है सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया ताकि जो है फेमाइन जो है ना आए, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोगों ने जो फेमाइन का जो एक्सपीरियंस था 1965-66 में हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर चुका था। तो फेवरेबल मॉनसून और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन विट पॉपुलरली नॉन एज ए ग्रीन रेवोल्यूशन, और उसी वक्त जो है हम लोगों ने जो क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशंस को जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया, ठीक है। एक कहने ये काफ़ी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक था। रिड्यूस टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, ऊपर से प्रेशर्स भी था सरकार पे, ठीक है। तो उसी वक्त जो हम लोगों ने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने HYV सीड जो हायर यील्डिंग सीड्स हो उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ सके। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, और उसी वक्त जो है हॉलीडे प्लान के वक्त ही जो है हमारे बैंकों का जो है नेशनलाइज्ड हो गया विथ अनदर मेजर स्टेप ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब आता है फोर्थ प्लान जो है 1969 to 74 पे जो है हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान है। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड द सेल्फ रिलायंसेस, ठीक है। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ हो लेकिन एक स्टेबल मैनर पे, और प्रोग्रेस टुवर्ड द सेल्फ रिलायंसेस, ठीक है। और हमारा जो सेल्फ रिलायंसेस जो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता रहे, मतलब नेशन सेल्फ रिलायंसेस होनी चाहिए। एम्फिसाइज ऑन ग्रोथ विद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और उसके साथ साथ भी जो दूसरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव था फोर्थ 5 ईयर प्लान का वो क्या था कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो, हर किसी को जो जस्टिस मिले, मतलब इनइक्वालिटी को कम किया जाए देश से। एडॉप्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी वाइडेंड द इंडस्ट्रियल बेस, और जब हम लोगों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेशंस एक्सपोर्ट करे और इंपोर्ट कम करे, ताकि उसके लिए जो हम लोगों ने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये 3 जो है मेजर ऑब्जेक्टिव था हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान का। और फोर्थ 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने जो टारगेट किया था वो 5.7 जो है टारगेट किया था कि इतना से ग्रोथ हो, लेकिन मल्ली जो है ग्रोथ कितना हुआ, 3.3% ही ग्रोथ हुआ। अब आता फिफ्थ प्लान जो कि 1974 to 79 तक जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान चला, और इसमें मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि पॉवर्टी इरेडिकेशंस एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंसेस, कि पॉवर्टी को जो है इरेडिकेट किया जाए, दूर किया जाए, और उसके साथ साथ जो है हम अपने सेल्फ रिलायंसेस को जो मेंटेन करके रखें। ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉवर्टी इरेडिकेशंस एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंसेस, तो मेन 2 ही ऑब्जेक्टिव था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, गरीबी को हटाना है, और उसके साथ साथ जो है देश को सेल्फ रिलायंसेस बनना है। और नेशनल प्रोग्राम फॉर द मिनिमम नीड्स इंक्लूडिंग द एलिमेंट्री एजुकेशन, और उसके साथ साथ जो है एक नेशनल प्रोग्राम्स लाया जाए जो कि मिनिमम नीड्स पे बेस हो, जैसे कि एजुकेशन हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, शेल्टर हो गया लैंडलेस लोगों के लिए। तो एडिक्वेट collection and distribution system in order to provide the commodity of necessity consumption to the poor people at a reasonable and stable prices। एक adequate कलेक्शंस और एक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम होनी चाहिए जो गरीब लोग हैं उसको एक स्टेबल प्राइसेस पे कमोडिटी मिल सके, ठीक है। अब स्ट्रेस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव ये भी था कि एक्सपोर्ट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस को बढ़ावा दिया जाए। ग्रोथ रेट जो है 5.2% अगेंस्ट ऑफ 4.4% अचीव, ओके। 4.4 में ओनली हम लोगों ने 5.2% हम लोगों ने अचीव किया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 4.2% द हाईएस्ट सो फार, और इस 5 ईयर प्लान जो कि 1974 to 79 में जो है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है 4.2% रेट से जो है ग्रोथ हुआ। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइंस है, अच्छी साइन है। और जनता गवर्नमेंट जो टर्मिनेट द प्लान इन 1978, और 1978 में जो है जैसे जनता गवर्नमेंट जो पावर में आए थे उन्होंने जो टर्मिनेट कर दिया था इस प्लान को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रोलिंग प्लान जो कि 1978 to 80s में जो है रोलिंग प्लान, मतलब 2 साल तक जो है यहाँ पे भी जो है कोई प्लान नहीं था, ठीक है। तो 1978 to 78 में जो बेसिकली उस फेज़ को हम लोग बोला जाता है रोलिंग प्लान। रूलिंग प्लान वॉज ब्राउड बाय द जनता गवर्नमेंट अंडर द मोरारजी देसाई इन 1978, जो कि जनता गवर्नमेंट के द्वारा जो 1978 में जो रूलिंग
प्लान को लाया जाता है, और ऑलरेडी हम रोलिंग प्लान जो है कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो पे। फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर्स एंड अलाइड एक्टिविटीज़ टू रेज द इनकम ऑफ द लोएस्ट कास्ट। और इसमें जो है ज़्यादा फोकस किया गया था कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, और जाहिर सी बात है जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम होंगे, और इनकम होंगे तो कहीं ना कहीं जो गरीबी जो है दूर होगी। ठीक, 1978 टू 80 जो है इसको रोलिंग प्लान बोला जाता है। अब आता है सिक्स्थ प्लान जो कि 1980 टू 85 तक चला था। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, वही पॉवर्टी एलिवेशंस था कि देश से जो है गरीबी को हटाना है। जनता गवर्नमेंट हैज़ एडॉप्टेड द सिक्स्थ प्लान, जनता गवर्नमेंट ने जो है एडॉप्टेड किया था 1978 टू 83। ठीक है, लेकिन जनता गवर्नमेंट जो है फिर 2 साल बाद जो है उसकी सरकार गिर गई, फिर कांग्रेस आई, तो कांग्रेस ने जो है फिर न्यू जो है प्लानिंग कमीशंस को अडॉप्ट किया था, वो था 1980 टू 85। लेकिन जब जनता गवर्नमेंट पावर में थे तो 1978 में जो है जनता गवर्नमेंट पावर में आए तो उन्होंने एक अलग प्लान जो दिया था 1978 टू 83 पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जनता गवर्नमेंट, तो विच कंसीव्ड एज रोलिंग प्लान, जो कि हम लोग रोलिंग प्लान बोला जाता है। तो मिस्टर गांधी गवर्नमेंट इन 1980s जो है जो कि उसको हरा के जो है फिर वो न्यू पावर पे आती है। पॉवर्टी एलिवेशन इज़ द टॉप प्रायोरिटी, और इंदिरा गांधी मतलब जो कांग्रेस के द्वारा जब 1980s में जब वो पावर में आते हैं तो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है 6 5 ईयर प्लान का, वो क्या होता है, पॉवर्टी एलिवेशंस होता है। क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल बाय द मीन्स ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम्स, और एक जो है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है लोगों के लिए चलाया जाए जो कि मिनिमम नीड प्रोग्राम्स पे बेस्ड है। ठीक, अब आता है 7th प्लान जो कि 1985 से लेकर 1985 से लेकर 19 तक चला था, 7th 5 ईयर प्लान। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ हो, मॉडर्नाइजेशन हो, सेल्फ रिलायंसेस हो और सोशल जस्टिस हो। स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ साथ जो इन्होंने स्ट्रॉन्ग जो एम्फेसाइज किया कि जो एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए फार्म्स पे एज वेल एज रूरल सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस पे। ठीक है, स्ट्रेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, और उन्होंने जो है 7th 5 ईयर प्लान में जो गवर्नमेंट ने जो है ज़्यादा फोकस किस पे किया कि फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, वेल सीड का होना चाहिए, शुगर की होना चाहिए, टेक्सटाइल होना चाहिए, डोमेस्टिक फ्यूल होना चाहिए, हाउसिंग होना चाहिए। आउटपुट लुकिंग स्ट्रेटजीज विल विद एक्सपोर्ट रिसीविंग हाई प्रायोरिटी, उसके साथ साथ जो है सरकार ने एक्सपोर्टिंग को भी जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दिया 7th 5 ईयर प्लान पे। ठीक है, जो कि 1985 टू 90 में चला था। एनुअल प्लान जो कि 1990 से लेकर 92 तक एनुअल प्लान के नाम हुआ था। ड्यू टू द फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन एट सेंटर, देयरफॉर द एनुअल प्लान फॉर्मुलेटेड, हम लोग सब जानते हैं जो है पॉलिटिकल सिचुएशन जो है सेंटर पे चेंज हुआ था, जिसके कारण जो है 2 साल के लिए जो फॉर्मुलेटेड किया गया था एनुअल प्लान 1990 से लेकर 1992 तक। 8 5 ईयर प्लान्स। ओके, 8th प्लान जो है 1992 से 1997 तक चला था, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो। ठीक है, मतलब कि हर लोगों तक जो है एडुकेशंस पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब लोगों के पास एडुकेशंस होगा तभी तो ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्मुलेशंस होगा, क्योंकि जब लोगों के पास एडुकेशन जाना होगा, हेल्थ केयर अगर उसको अगर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक ह्यूमन जो है एसेट की तरह काम करने लगता है, ना कि लाइबिलिटी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो है ज़्यादा फोकस किया गया। द प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1992, जो कि 1992 में जो इस प्लान को लॉन्च किया गया था आफ्टर द प्लान हॉलीडे ड्यूरिंग द इकोनॉमिकली एंड द पॉलिटिकल डिफिकल्टीज़, जो कि 1990 से 1992 तक जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं उस टाइम इकोनॉमिकली जो है काफ़ी डिस्ट्रेस था हमारी इकोनॉमी में, और पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ भी था। ठीक है, तो 1992 के बाद जो इस प्लान को लॉन्च किया गया था, इट वाज द मनमोहन राव। ठीक है, ये जो है मनमोहन राव मॉडल पे बेस्ड था, एरा ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस, क्योंकि जो है 1990s की एरा में ही जो हम लोगों ने एलपीजी, जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, जो कि मनमोहन राव के मॉडल के द्वारा ही जो है इसको अडॉप्ट किया गया था लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ को। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है इस
प्लान में जो है हमारा इंडस्ट्रीज़ को भी जो है फोकस किया गया जो कि मॉडर्नाइजेशंस हो। इंडिया बिकम द फर्स्ट मेंबर ऑफ WTO टू पेस विद वर्ल्ड इकोनॉमी से, ठीक है, फर्स्ट मेंबर रहा WTO का वर्ल्ड इकोनॉमी से। The economic had also considerably shifted with the acceptance of the liberalizations, the need for the market forces to play a greater role. The plan was explicitly indicating with the long run policy approaches replacing the target approach, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नाइन्थ प्लान जो कि 1997 से 2002 तक चला था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्रोथ हो नेशंस पे, इक्विटी, ग्रोथ हो लेकिन इक्विटी, ठीक है, हर लोगों को जो है इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल रहना चाहिए, मतलब जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं नेशंस पे अवेलेबल, हर किसी को जो इक्वल राइट हो सके उस रिसोर्सेज पे, यही मीनिंग होता है ग्रोथ विथ इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव और सोशल जस्टिस, और उसके साथ साथ जो सोशल जस्टिस, हर किसी को जो है बराबर न्याय मिले, ठीक, यही मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा 9th 5-year प्लान का, जो कि 1997 से 2002 तक चला था। ऑब्जेक्टिव वाज साउट टू अचीव थ्रू अ पॉलिसी ऑफ कंसंट्रेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ जो है 9th 5-year प्लान ने जो एग्रीकल्चर को भी जो है ज़्यादा फोकस किया, रूरल डेवलपमेंट पे भी जो है ज़्यादा फोकस किया, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, और फूड इनसिक्योर, मतलब फूड को भी जो है इंश्योर किया गया, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू ऑल, हर किसी को जो है न्यूट्रिशंस में मिले, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे जो है 9th 5-year प्लान ने जो काम किया। फिर उसके साथ साथ जो है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट पे भी हो, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे, प्रमोशन ऑफ पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस का जो है प्रमोशंस किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, स्ट्रेंथनिंग एफर्ट टू बिल्ड द सेल्फ रिलायंसेस, ठीक। तो इन सब चीज़ों पे जो है मेन फोकस किया गया था 9th 5-year प्लान में। द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एम्फेसाइज द रोल ऑफ मार्केट and the need for the government for intervene to promote a degree of competition through the suitable legislation license Raj was to indicate। और इस 9th 5-year प्लान में, क्योंकि 9th 5-year प्लान से पहले जब LPG सरकार अडॉप्ट नहीं की थी, तो उस वक्त जो है हमारे पास लाइसेंस सिस्टम था, जिससे हम लोग कोटा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो कोटा सिस्टम में क्या होता था कि अगर कोई भी इंडस्ट्रीज़ को अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर बनानी होती थी तो उसके लिए फिक्स्ड कोटा था, ठीक है। उसके लिए जो है उस इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन होते थे उसको एक कोटाज मिलते थे कि आप 50 प्रोडक्ट ही बना सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो उसी को बोला जाता है लाइसेंस राज सिस्टम, जो कि इस 9th 5-year प्लान में उसको हटा दिया गया। अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशंस है हमारे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो इस 9th 5-year प्लान में जो है इसको किया गया था। प्लान एम्फेसाइज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे भी जिन्होंने ज़्यादा फोकस किया गया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है एक कॉपरेशंस बना रहा है। अगर कोई भी डिसीजंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है तो स्टेट गवर्नमेंट का जो है सलाह होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्लान पे भी जो इसको एम्फेसाइज किया गया, और इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का भी जो है इम्पोर्टेंस को देखा गया इस 9th 5-year प्लान में। अब देखते हैं 10th 5-year प्लान। 10th 5-year प्लान जो कि 2002 से 2007 तक चला था। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि 8% एनुअल ग्रोथ रेट हो, 8% जो है एनुअल ग्रोथ रेट होनी चाहिए। द 10th प्लान लेट डाउन एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 8% एनुअल ग्रोथ रेट फॉर द इकोनॉमी अगेंस्ट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ 5.5, जो कि प्रिवेलिंग 5.5 था, लेकिन हम लोगों ने जो है एक टारगेट किया था कि हाँ 8% होनी चाहिए। 11th 5-year प्लान जो कि 2007 से 2012 तक चला था। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारा फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, फास्टर ग्रोथ हो, लेकिन क्या हो, फास्टर हो, उसके साथ साथ जो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ हो। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि देश में हर कोने तक जो है लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ सेक्शंस में जो है डेवलपमेंट हो रहा है और कुछ सेक्शंस पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरे नेशंस पे, पूरे इंडिया में जो है हर लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी को बोला जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ।
द 11th प्लान टारगेटेड टू रिजॉल्व द रीजनल इम्बैलेंसेस, और जो हमारा रीजनल इम्बैलेंस है जो कि लंबे समय से चले आ रहा था उसको टारगेट करते हुए जो है इस कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है इंक्लूसिव ग्रोथ को। प्रिवेलिंग इन द कंट्री प्लान डॉक्यूमेंट ओके इंक्लूसिव ग्रोथ आउटलाइन स्ट्रेटेजी फॉर मेकिंग द ग्रोथ एंड द फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव हो। तो वही जो है इन सब चीज़ों को जो है 11th 5 ईयर प्लान में जो फोकस किया गया। अब देखते हैं 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान में जो है वही था मेजर ऑब्जेक्टिव जो कि फास्टर ग्रोथ हो, सस्टेनेबल एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जोड़ा गया कि ग्रोथ हो लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ हो। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब हो गया कि ग्रोथ हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन हमारे जितने भी रिसोर्सेज है उसको हम बचा के रखें ताकि हम जो फ्यूचर में जो उसको यूज़ कर सके, जो हमारे आने वाले जनरेशन से उसके लिए भी जो हम लोग बचा के रखें। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसके साथ साथ जो है मोर इंक्लूसिव ग्रोथ हो, हर लोगों का जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो मेजर टारगेट था इस 12th 5 ईयर प्लान पे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है 12th 5 ईयर प्लान में जो पॉवर्टी जो है रिफर टू ए स्टेट इन विच ए इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। और इसी प्लान में जो है पॉवर्टी को डिफाइन किया गया कि पॉवर्टी का जो है मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल्स जब कोई अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, अपने जो भी उसकी नेसेसिटीज़ लाइफ में है, ठीक है, तो उसी को पॉवर्टी बोला जाता है, गरीब। मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट इंक्लूड जो मिनिमम जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लाइफ में, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, जो रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गया, अगर इन सब चीज़ अगर कोई भी पर्सनस को अगर नहीं मिल पाती है तो उसको पॉवर्टी जो है रिफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो पॉवर्टी इज़ डिफाइंड इन ए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एज अ डिनायल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने पॉवर्टी को डिफाइन किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे भी जो है टू लीड अ लॉन्ग हेल्थ creative life and to enjoy a decent standard of living, freedom, dignity, self respect and the respect of others। तो poverty को जो है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जो है ये रिपोर्ट कुछ, अगर आप कोई भी रिपोर्ट को अगर आप बनाते हैं तो कुछ इंडेक्स होगा, वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कुछ इंडेक्स पे बनती है, उसको मैं बोला था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि पॉवर्टी को डिफाइन करता है किन किन चीज़ों को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए, क्रिएटिव लाइफ को देखते हुए, इंजॉय को देखते हुए, फ्रीडम को देखते हुए, डिग्निटी को देखते हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स को देखते हुए। ठीक है, तो इन सब चीज़ होना चाहिए एक इंडिविजुअल्स के अंदर, अगर नहीं है तो उस पर्सनस को जो है पॉवर्टी के कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी दो टाइप के होता है, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज व्हेन अ पर्सन कैन नॉट ऑब्टेन सर्टेन एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम लोग उसको बोला जाएगा कि कोई भी पर्सन्स, ठीक है, वो उसकी जो भी स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो भी उसकी अगर लाइफ जीने के लिए अगर वो जो भी उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर वो नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो उस पर्सन्स को जो है किस कैटेगरी में रखा जाएगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रखा जाएगा, क्योंकि वो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है लाइफ में उन चीज़ों को नहीं खरीद पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि शायद उसके पास इनकम ना हो, तो इसीलिए जो है इसको मेजर्स किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इनकम के बेसिस पे। It refers to the total number of peoples living the below poverty line। ठीक है, अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे, जिसको हम लोग BPL बोला जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, तो पूरे सारे लोग जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे में है, ठीक है, तो वैसे कैटेगरी जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं। एज पर दिस मेजर्स अराउंड 30% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और इस मेजर्स के अकॉर्डिंग जो है लगभग 30% हमारे इंडिया के जो आबादी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब BPL फैमिली से जो बिलोंग करता है। अब दूसरा जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो कैलोरी क्राइटेरिया पे भी जो इसको डिफाइन किया गया है। द एनर्जी दैट इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द फूड दैट ही इट्स एवरीडे इज मेजर्स इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। अगर आप कोई भी अगर आप भोजन खाते हैं तो उसको हम लोग बेसिकली कैलोरी से उसको हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो
एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है कैलोरी इंटैक्ट पे भी जो है मेजर्स किया जाएगा। अगर कोई भी आदमी अगर गांव पे रह रहा है, रूरल एरियाज़ पे रह रहा है, अगर उसको 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे अगर नहीं मिल पाती है तो उसको तो जो है वो पर्सन जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कैटेगरी में रहेगा। और अगर शहरी में अगर कोई पर्सन शहर में अगर रह रहा है, अगर उसको 2100 जो है किलो कैलोरी अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो उस पर्सन को जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कैटेगरी में आता है। उसी तरह से आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? रिलेट कर, इज अ पर्सन फॉल्स बिहाइंड द अदर्स, इट इज थस अ मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? बेसिकली मतलब कि इनइक्वालिटी, ठीक है, मतलब मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव। तो रिलेटिव पॉवर्टी का बेसिकली आपको ये बताता है, रिलेटिव पॉवर्टी का मीनिंग कि किसी भी नेशंस पे अगर इनइक्वालिटी है तो कितना इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो कितनी इनइक्वालिटी है, ठीक है, और जब हम इसको पॉवर्टी से रिलेट करते हैं तो कितनी पॉवर्टी है, कितनी इनकम पे इनइक्वालिटी है, तो वही हमारा होता है रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। इट रिफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल्स इन कंपैरिजन टू द अदर। हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे दो स्टेट, जैसे इंडिया, जैसे हम लोग दो स्टेट को अगर कंपेयर किया जाए, जैसे बिहार, ठीक है, बिहार और मुंबई, तो ऑब्वियसली जो मुंबई है यहाँ पे क्या होगा कि जो लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? हाई होगा। और बिहार में जो हमारी इनकम है पर कैपिटा वो लो है, ठीक है, तो यहाँ लो है और यहाँ पे हाई है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर पा रहे हैं, और ये कंपेयर करना यही हमारा क्या होता है? रिलेटिव पॉवर्टी को दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक देखें आज की एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, ओके, कि पॉवर्टी को हम लोग किस तरह से मेजर्स कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ओके, थैंक यू सो मच।